नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुदाल और आप देख रहे हैं चैनल विधान का ज्ञान, जहां हम कानून से जुड़ी जटिल बातों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आम लोग भी अपने अधिकारों को ठीक से जान पाए। दोस्तों, परिवारों में एक बहुत कॉमन समस्या ये होती है कि एक ही प्रॉपर्टी पर कई लोगों का अधिकार होता है, लेकिन वर्षों तक उसका औपचारिक या कानूनी बंटवारा नहीं हो पाता। धीरे-धीरे परिवार बढ़ता है तो विवाद शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है मैं इस हिस्से पर वर्षों से खेती कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरा है। कोई कहता है मकान मैंने बनवाया इसलिए मेरा उस पर ज़्यादा अधिकार है। और कोई ये कहता है कि अभी तक कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी जॉइंट है। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर परिवार में समझौता संभव नहीं हो रहा, तो कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कैसे करवाया जाए? यहीं से बात आती है पार्टीशन सूट की। लेकिन यहाँ कई प्रैक्टिकल सवाल और भी हैं। अगर आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करते हो, तो आगे वास्तव में क्या होता है? क्या केस फाइल करते ही प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा? क्या कोर्ट तुरंत सभी के हिस्से तय कर देगी? और अगर आपके पास प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो फिर आप पार्टीशन सूट फाइल कैसे करोगे? इन सारे सवालों को आसान करने के लिए आज के इस वीडियो में हम पार्टीशन केस का पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पार्टीशन केस फाइल करने के पहले आपके पास कौन-कौन सी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, तो उन्हें कैसे जुटाया जा सकता है। उसके बाद हम समझेंगे कि कोर्ट में पार्टीशन केस किस प्रकार से आगे बढ़ता है। फिर प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री के उस महत्वपूर्ण अंतर को समझेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कई वर्षों तक चल जाते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको पार्टीशन केस की एक कॉमन लेकिन गंभीर मिस्टेक भी बताऊंगा, जो लोग अक्सर कर देते हैं, और बाद में वही गलती पूरे केस को कमजोर बना देती है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि पार्टीशन केस दायर कब किया जाएगा। तो जब कोई प्रॉपर्टी एक से ज्यादा व्यक्तियों की संयुक्त ओनरशिप की है और उनमें से कोई व्यक्ति अपना हिस्सा अलग करवाना चाहे, तो वो कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कर सकता है। कानून का एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये है कि जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा लीगली नहीं होता, तब तक हर को ओनर का प्रॉपर्टी के हर भाग पर अधिकार होता है, लेकिन उसका वास्तविक अधिकार तो उसके हिस्से की सीमा तक ही सीमित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को सन 2011 में गंडूरी कोटेश्वरम्मा वर्से चकीरी यनादी के मामले में दिए गए अपने जजमेंट में क्लियर किया है, और कहा है कि पार्टीशन प्रोसीडिंग्स एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होती है, और प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद भी फाइनल डिग्री के पहले हिस्सों का निर्धारण दोबारा किया जा सकता है, अगर परिस्थितियां बदली हों। इस निर्णय से ये क्लियर होता है कि पार्टीशन केसेस केवल एक आदेश से खत्म नहीं हो जाते, बल्कि उनकी प्रक्रिया फाइनल डिग्री तक चलती रहती है। मतलब कि पार्टीशन नहीं होने तक हर हिस्सेदार का प्रॉपर्टी के हर भाग में अधिकार माना जाएगा, और हिस्सा तय करवाने के लिए उसको पार्टीशन करवाना होगा। लेकिन पार्टीशन केस फाइल करने से भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल तैयारी करनी पड़ती है, और वो है प्रॉपर्टी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन। कोर्ट के सामने केवल ये कह देना पर्याप्त नहीं है कि प्रॉपर्टी जॉइंट है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या है, उसकी पूरी डिटेल क्या है, किसने खरीदी थी, कब खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी में किस किस व्यक्तियों के अधिकार हैं, आप उस प्रॉपर्टी को संयुक्त किस आधार पर बता रहे हो। और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखने के लिए आपको प्रॉपर्टी के बेस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जिससे ये प्रूव होता हो कि प्रॉपर्टी आपके पिता, दादा, परदादा ने खरीदी थी, जिनकी डेथ हो गई है, इसलिए परिवार के एग्जिस्टिंग लोगों के बीच वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट हो गई है। जमीन के मामलों में खसरा नंबर, क्षेत्रफल सीमाएं और राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। यदि मामला मकान या प्लॉट का है, तो उसकी रजिस्ट्री, नगरपालिका रिकॉर्ड या अन्य ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को पार्टीशन केस फाइल करना है, उसके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी कॉपीज अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना हक नहीं मांग सकता हो। अगर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अवेलेबल नहीं है, तो एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित रिकॉर्ड तो तहसीलदार के ऑफिस से और काफी जगहों पर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, जैसे जमाबंदी, खसरा या अन्य राजस्व रिकॉर्ड तहसील ऑफिस से प्राप्त किए जा सकते हैं।
यदि जमीन या मकान की रजिस्ट्री वगैरह की कॉपी आपके पास नहीं है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से आपको मिल जाएगी। कई बार फैमिली प्रॉपर्टी के पुराने पेपर्स, परिवार के पुराने कागजात उपलब्ध नहीं होते, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर प्रॉपर्टी का संयुक्त होना कोर्ट में साबित किया जा सकता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि पार्टीशन केस में प्रॉपर्टी डिटेल्स की जरूरत तो होगी ही, लेकिन साथ ही आपको उन सभी लोगों को केस में पार्टी के रूप में ऐड करना पड़ेगा जिनका उस जॉइंट प्रॉपर्टी में हिस्सा है। पार्टीशन केस फाइल करने से पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी पर संभावित अधिकार किन किन व्यक्तियों का हो सकता है, और अगर सारे हिस्सेदारों को पार्टी नहीं बनाया तो ये गंभीर त्रुटि होगी जिसके कारण आपका केस खारिज भी हो सकता है। जब ये सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो अगला स्टेप होगा पार्टीशन केस को तैयार करवाकर कोर्ट में फाइल करना। केस फाइल होने के बाद कोर्ट प्रतिवादियों यानी आपकी अपोजिट पार्टीज को सम्मन्स जारी करती है और उनको अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित होकर रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे और उन्हें कोई ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्शन उस रिटन स्टेटमेंट में रेज करेंगे। फिर कोर्ट ये देखती है कि कोर्ट को वास्तव में किन किन बिंदुओं पर निर्धारण करना है और उन बिंदुओं को इश्यूज के रूप में तय कर लिया जाता है। इसके बाद केस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यानी एविडेंस की स्टेज चालू होगी, जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करवाएंगे और ओरल एविडेंसेस भी होंगे। एविडेंस की स्टेज पर जमीन से जुड़े मामलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्री, वंशावली और कब्जे से संबंधित डॉक्यूमेंट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एविडेंस के बाद केस की क्लोजिंग होती है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने फेवर की दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पारित करती है। मैंने प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट में बताया है। अगर आपको प्रक्रिया डिटेल में समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए साधारण सिविल केस की पूरी प्रोसेस का वीडियो भी देख सकते हो। कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिक्री जारी कर दी, लेकिन यह एक काफी इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है और वो ये है कि प्रिलिमिनरी डिक्री का अर्थ ये नहीं होता कि पार्टीशन फाइनल हो गया। प्रिलिमिनरी डिक्री केवल ये घोषित करती है कि प्रॉपर्टी में प्रत्येक पक्षकार का हिस्सा कितना है। इसके बाद केस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज शुरू हो जाएगी, जिसको फाइनल डिक्री प्रोसीडिंग कहते हैं। इस स्टेज में कोर्ट ये तय करती है कि प्रॉपर्टी को वास्तव में किस प्रकार से विभाजित किया जाए और किस पार्टी को कौन सा हिस्सा मिलेगा। ज्यादातर मामलों में कोर्ट एक कमिश्नर को अपॉइंट कर देती है, जो मौके पर जाकर प्रॉपर्टीज का निरीक्षण करेगा और ऐसे प्रपोजल्स तैयार करता है कि प्रॉपर्टी को पार्टीज के बीच किस प्रकार से बांटा जा सकता है। उन प्रपोजल्स पर कोर्ट विचार करती है और किसी पार्टी का उनके विषय में कोई पक्ष हो तो उसको सुनती है और फिर कोर्ट ये तय कर देती है कि कौन से प्रपोजल के अनुसार पार्टीशन किया जाएगा। और फिर कमिश्नर की मौजूदगी में मौके पर प्रॉपर्टी में सबके हिस्से अलग अलग करवाकर कब्जे कायम करवा दिए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद कोर्ट एक फाइनल डिक्री और ड्रॉ करती है, जो हर हिस्सेदार के हिस्से के लिए उसके टाइटल का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पार्टीशन केस में एक बहुत कॉमन लेकिन गंभीर मिस्टेक लोग कर देते हैं कि लोग प्रीलिमिनरी डिक्री होते ही केस को डिसाइडेड मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक फाइनल डिक्री पारित नहीं होती तब तक संपत्ति का वास्तविक विभाजन नहीं माना जा सकता। तो ध्यान रखना कि जब तक अलग अलग हिस्सों को बताते हुए फाइनल डिक्री ना हो तब तक पार्टीशन सूट फाइनल नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो की जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अगर पार्टीशन केस के दौरान कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेच दे तो उस सेल का केस पर क्या असर पड़ेगा, तो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अगले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी लिस पेंडेंस को विस्तार से समझाया है। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।